हेलो मेरे 6th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं पूरे फुल चैप्टर की रिवीजन एक ही वीडियो के अंदर और बहुत ही कम समय में। और चैप्टर मेरा रहेगा बॉडी मूवमेंट। तो इस चैप्टर की पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पूरी रिवीजन करेंगे और जो भी आपके मेन जो टॉपिक्स हैं, जो मेन आपके जो पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से करेंगे। हम अच्छे तरीके से रिवाइज करवाएंगे। और आपको बता रहा हूं कि स्टार बैच के अंदर आपके जो बाकी चैप्टर भी है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप बच्चों ने कोई न्यू चैप्टर उठाना है तो वो भी आप सर्च करके आप देख सकते हो हमारे चैनल के अंदर। आपका जो चैप्टर है वो द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग वाला चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है 6th क्लास का। और उसके जो सेकंड वीडियो है वो आज अपलोड हो चुकी है। तो आज की बात कर रहा हूँ, जो आगे साल बाद देखेंगे उनको लगेगा कि आज हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो टाइम देख लिया करोगे, अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी ही अपलोड होगा, ठीक है। तो चलो आज हम रिवीजन करेंगे बॉडी मूवमेंट के पूरे फुल चैप्टर की। तो आपको बताना चाहता हूं कि बॉडी मूवमेंट जो होती है, आपकी बॉडी की जितनी भी हरकतें हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट हो गई, ठीक है, ये मूवमेंट हो गई, डांस कर लिया, ऐसी मूवमेंट हो गई, पैदल चल लिए, ये मूवमेंट हो गई, ठीक है, इस तरीके से कर लिया, मूवमेंट हो गई। मतलब हर तरीके की जो भी आपकी बॉडी की मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट किसकी वजह से है, किस वाले पार्ट की वजह से है, या बोन्स की वजह से है, या मसल्स की वजह से है, मतलब किसकी वजह से ये मूवमेंट होती है, तो उसके बारे में टोटली हम डिस्कस करेंगे। तो जो पूरे का पूरा जितना भी रिवीजन रहेगा, जितना भी हो सकेगा, इस वीडियो को छोटा बनाएंगे और पूरी फुल रिवीजन करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, जो कमेंट नहीं करते, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो भी कमेंट करो, ताकि कमेंट से हमें जजमेंट हो जाए कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो बेटा आप अगर डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। पता चलता है कि कितने बच्चे हमें मतलब लाइक और डिसलाइक और कमेंट दे करके हमें बताते हैं कि आपकी वीडियो कितनी अच्छी है, तो और भी इंप्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट के अंदर सबसे पहले आता है आपका ज्वाइंट्स आता है। तो ज्वाइंट्स क्या होता है, देखो बेटा, हर एक बॉडी में, आपकी हर एक की बॉडी के अंदर ज्वाइंट्स होते हैं। अगर ज्वाइंट्स ना हो, मान लो इसमें ज्वाइंट्स ना हो, इस आर्म के अंदर ज्वाइंट ना हो, तो क्या ये ज्वाइंट ना होने की वजह से ये मूव करेगी? नहीं करेगी। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अगर यहाँ पे ज्वाइंट था तो ये मूव कर रही है, अगर यहाँ पे ज्वाइंट्स था तो ये मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे ज्वाइंट है तो ये मूव कर रहा है। तो मतलब ज्वाइंट होना बहुत जरूरी है। तो ये एक अलग तरीके की बोन है और ये अलग बोन है। जब ये दो बोन्स आपस में ऐसे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, लिगामेंट्स की वजह से, लिगामेंट्स की वजह से कनेक्टेड होती है, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स के आपको स्पेलिंग बता देता हूं कि जो दो बोन्स होती हैं वो लिगामेंट्स, लिगामेंट एक टिश्यू होते हैं, टिश्यू पार्ट होता है। जो लिगामेंट होता है दो बोन्स को आपस में कनेक्टेड में रखता है, जिसके कारण जब आप कोई हैवी बकेट या हैवी कोई चीज उठाते हो तो ये बोन दोनों अलग अलग नहीं होती, तो आप उठा करके वेट अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अगर इनमें ज्वाइंट्स था तो इसीलिए ये मूव कर रहा है। देखो कैसे मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे ज्वाइंट है तो ये मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे आपके बैक वाली बोन में आपके ज्वाइंट्स है तो आप बेंड हो सकते हो। तो इस तरीके से ये सारे की सारी मूवमेंट आपकी हो रही है। तो हर एक ज्वाइंट्स का नेम जो है आपको यहाँ पे लिखा गया है। जैसे फर्स्ट जो ज्वाइंट आपका आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, जैसे आपका ये शोल्डर हो गया, ठीक है, ये शोल्डर है। अब देखो आप अपनी आर्म को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव करवा सकते हो। इस अपराइट, ठीक है, ऊपर को नीचे को कहीं भी आप इसको मूव करवा सकते हो। देखो कर सकते हो ना, आप राउंड राउंड भी घुमा सकते हो इसको। पीछे मेरा बोर्ड है तो नहीं कर सकता, तो आप इसको राउंड राउंड ऐसे घुमा सकते हो। अब अगर ये अपनी जो आर्म है घुमा रहे हो, क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है और पूरी आर्म यहाँ पे जो एक डंडी की तरह ऐसे लगी हुई है। अगर आप किसी बॉल के अंदर ऐसे डंडी घुसा दो, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे मान लो ये बॉल है, इस बॉल के अंदर आप इस तरीके से डंडी घुसा दो, तो घुसाने के बाद ये आप इस डंडी को पकड़ो और बॉल को जब आप किसी कटोरी में डाल लोगे तो डंडी को पकड़ के आपने इस तरीके से करके देखना, ठीक है। जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बॉल थी, जो यहाँ पे बॉल होती है, वो बॉल आपको आपकी आर्म को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने में हेल्प करवाती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपका कहाँ पे होता है, आपका शोल्डर में आपको इजिली देखने को मिलेगा। आपका जो ये वाला थाई पार्ट होता है, मेरे वीडियो में नहीं आ रहा, जो आपका ये वाला थाई पार्ट होता है, यहाँ पे भी आपको देखने को ये मिलेगा। जो पट का जो ज्वाइंट होता है ऊपर लक के पास, ठीक है, ये वाला अगर देख रहे हो, हाँ, यहाँ पे जो लक होता है, यहाँ पे जो आपका लेग्स का जो ज्वाइंट होता है
है, पट का जो ज्वाइंट और थाई का जो ज्वाइंट होता है वो भी आपका क्या होएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होएगा। तो ये वाला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था बेटा। अभी आगे मैं आपको बता रहा हूं जैसे पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट क्या होता है, देखो आपकी ये नेक है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो अपनी नेक को, आप अपनी मुंडी को इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो ये, और ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, इधर से भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ज्यादा जोर से नहीं कर रहा, अगर यही फंस गई तो लेक्चर नहीं लगेगा मेरा, ठीक है। तो ये अपनी मुंडी को आप रोटेट कर रहे हो, किस वजह से, क्योंकि आपकी जो बैकबोन होती है, तो बैकबोन इस तरीके से जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखो बैकबोन आपकी, ये बैकबोन हो गई, ये बैकबोन का अपर वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला बिल्कुल ही, और यहाँ पे आपकी जो है वो यहाँ पे आपकी मुंडी लगी हुई है, तो ये वाली आपकी मुंडी लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला छोटा सा, ये वाला जो ज्वाइंट होता है आपकी नेक के साथ ज्वाइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जिसके कारण ये सिर्फ छोटा सा ज्वाइंट है, ठीक है, पाइवोटल ज्वाइंट जो होता है आपका, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ज्वाइंट वर अ नेक ज्वाइंट, द हेड इज अ पाइवोटल ज्वाइंट। जो आपका पाइवोटल ज्वाइंट है वो बिल्कुल छोटा सा ऐसा ज्वाइंट होता है, जिसके कारण एक मतलब छोटे से ऐसी नोक के ऊपर भी आपकी ये जो मुंडी है वो टिकी हुई है, ठीक है। अगर आपकी ये वाली जो ज्वाइंट्स आती, इसलिए तो बोलते हैं गर्दन के ऊपर नहीं मारना चाहिए, चपेट नहीं लगानी चाहिए, या झटका नहीं देना चाहिए। अगर ये वाला ज्वाइंट हिल गया या उतर गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी तरीके से, ठीक है जी। तो ये वाला जो ज्वाइंट होता है ये पाइवोटल ज्वाइंट है, जिसके ऊपर आपकी ये मुंडी टिकी हुई है, ये रीढ़ की हड्डी के कारण। तो ये आपका पाइवोटल ज्वाइंट था। तो आपका एक होता है हिंज ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट की बात को मान, ठीक है, देखो अब हिंज ज्वाइंट होता कहाँ पे है, क्या होता है हिंज ज्वाइंट। जैसे मैंने आपको डोर की बात बताई है कि जो डोर होता है आपका, जो आपका दरवाजा है घर का, वो आप खोलते हो इस तरीके से, खोल के वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाकर रुक जाता है, वहां से वो आगे ऐसे गोल गोल घूमता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये आर्म है मेरी, देखो ये आर्म इस तरीके से, अब इसको मैंने ओपन करना है तो खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ, तो ये ओपन हो गई। अगर मैं इस आर्म को पीछे ले जाना चाहूंगा तो पीछे जाएगी नहीं, यहीं पे आके अड़क गई है, यहीं पे आके फंस गई है, देखो आप पीछे नहीं जा रही, अब आगे आ सकती है लेकिन पीछे नहीं जा सकती। और ऊपर अगर ये मैं जोड़ सीधा रखूं तो ये ऊपर नहीं आ सकती, इस तरीके से अगर ऊपर ले, इस तरीके से कर लो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं जा सकती। अगर देखो ये ऊपर आ गई, अब ये अगर सीधा हो गई, लेकिन अब नीचे नहीं जाएगी, नीचे जाएगी तो टूट जाएगी। तो ये जो ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं ये सारे हिंज ज्वाइंट होते हैं। आपकी फिंगर्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। आप अब अपनी बॉडी के अंदर अज्यूम करो, ये करके देखो कि आपका ये जो हिंज ज्वाइंट है कहाँ पे होता है, ठीक है। लेग्स में होता है, लेग्स जो नी वाला पार्ट होता है वहां पे होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो कमेंट में लिख देना कि कहाँ पे हिंज ज्वाइंट होता है, तो पता चल जाएगा। अब फिक्स्ड ज्वाइंट होते हैं। फिक्स्ड ज्वाइंट का क्या मतलब हो गया, फिक्स्ड ज्वाइंट, फिक्स मतलब जो फिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। जो आपकी ये वाला जो मैंने मुंडी बनाई है ना ये वाली, तो ऐसे आपके बहुत सारी बोन्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर जो मूव नहीं करती, इमूवेबल होती हैं, ठीक है, मूव नहीं करती, वो एक जगह पे फिक्स होती हैं इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे जोड़ होते हैं, जैसे आपको अगर मैं बताऊं तो 22 के करीब आपकी बोन्स होती हैं जो स्कल बनाती हैं, ठीक है। स्कल कैसे बनाती हैं, ये आपका जैसे स्कल है तो ये आपका स्कल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से देखा होगा, कभी आपने स्कल देखा होगा, तो इस तरीके से डिजाइन किया होता है ऊपर से। तो ये जो स्कल का ऐसे डिजाइन होता है वो ये मेंशन कर रहा होता है, ये दिखा रहा होता है कि यहाँ पे जो हड्डियों के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो आपस में ऐसे मिल करके उन्होंने आपस में ऐसे फिक्स्ड एक स्ट्रक्चर बना करके फिक्स हो करके एक दूसरे में एक स्कल बनाया जो कि मूव नहीं कर सकता। देखो ये स्कल मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, आपने देखा कभी, ये तो एक जगह पे टिका हुआ है। तो फिक्स्ड ज्वाइंट इनको बोलते हैं, ठीक है जी। तो और कहीं भी आपको अगर मिले तो मेरे को बता देना, ठीक है। और आगे आपका स्केलेटन सिस्टम, पूरे का पूरा स्केलेटन सिस्टम की बात करें, जैसे आपकी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में आपके हर एक पार्ट में हड्डियां होती हैं। अगर हड्डियां ना हो तो आपके अंदर जो ये स्ट्रेंथ है आपके में ये स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर हड्डियां हैं तो इसीलिए आपकी बॉडी का पूरा ये स्ट्रक्चर, पूरे का पूरा ये बनकर आपका जो ढांचा है वो बन के रेडी हुआ है। अगर यहाँ पे स्कल वाली हड्डी ना होती है, आपका फेस ऐसा डिजाइन ना होता, ठीक है, फिर लिफाफे की तरह ऐसे उड़ रहा होता। अगर आपकी पूरी
बॉडी में हड्डियां ना होती तो आप जैसे पॉलीथीन उड़ रहा होता है हवा में, तो उस तरीके से ऐसे लहरा रहा होती है आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी की पूरी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस ना होती, पूरे अच्छे तरीके से ये वाली जो फॉर्मेशन है ये ना बन पाती। तो पूरा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जो पूरे हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है। तो आगे और भी है, जैसे आपका रिबकेज दिखा रहे हैं। रिबकेज में अगर बात करूं मैं, तो रिबकेज यहाँ पे आपके रिब्स होती है, यहाँ पे आपकी रिब्स होती है, छाती वाला जो पार्ट होता है, आप इस चीज को महसूस कर सकते हो। अगर आप सांस ले लो लंबी सी, ऐसे अगर सांस लोगे तो यहां से आप फील करके देखो तो आपको हड्डियां देखने को मिलेंगी। अगर आप फील करोगे इस तरीके से तो आपको हड्डियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको महसूस होगा कि यहाँ पे रिब्स हैं, तो रिब्स इस तरीके से हैं। तो आपने अगर रिब केज देखा होगा तो रिब केज इस तरीके से होता है आपका, तो आपको इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर महसूस होगी। तो ये रिबकेज क्या काम करता है, आपके रिब्स के अंदर आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, जो लंग्स और हार्ट को आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। जब आप गिरते हो, मान लो रिब्स के ऊपर गिर गए आप, ठीक है, तो आपके अंदर वाले जितने ऑर्गन है, लंग्स हैं और आपका हार्ट है, उनको इंजरी नहीं होती। जहां अंदर वाले जितने मसल्स हैं वो इंजर्ड नहीं होते, सिर्फ रिब के जो आपकी बोन्स है, रिब्स है, इनके ऊपर ही जो चोट आती है या टूट जाते हैं ये, ठीक है। आपका जिसको बोलते हैं पसलियां टूट गई, ये पसलियां होती हैं, वो वाली पसलियां, ठीक है। तो ये सेफ्टी बना के रखता है। अगर आगे आता है आपका बैकबोन, बैकबोन जो होती है आपकी बैक वाली साइड पे, इधर होती है बैकबोन। तो बैकबोन अगर नहीं होगी, ये वाली बैकबोन अगर नहीं होगी तो आप बेंड नहीं हो पाओगे। देखो इस तरीके से बेंड हो गए, इस तरीके से कर लिया आपने, ये नहीं कर पाओगे। ये सब दौड़ लिया आपकी, जो ये आप अभी खड़े हो, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, तो अगर बैकबोन नहीं होगी तो मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ बना के रखती है ये बैकबोन होती है, ठीक है। तो बैकबोन छोटी छोटी हड्डियों के पीसेस से बनती है। जब आप जन्म लेते हो तब हड्डियां आपकी बॉडी के अंदर, टोटल बॉडी के अंदर 306 होती हैं, 306 होती हैं, ठीक है। जब आप पैदा होते हो तब की बात कर रहा हूं। जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हो तब वो 306 जो बोन्स होती हैं आपस में ऐसे फ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जुड़ने लगती हैं, जुड़ती जुड़ती फिर वो 206 के करीब रह जाती हैं, ठीक है। 206 आपकी हड्डियां, 206 की करीब आपकी हड्डियां फिर आपके अडल्ट होने पे होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी हड्डी होती हैं, वो 206 आपकी बोन्स होती हैं। जब आप पैदा होते हो तब 306 बोन्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये आगे आ गया शोल्डर बोन, ये वाला शोल्डर बोन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये शोल्डर बोन है पूरी की पूरी, तो ये आपको हेल्प करवाता है, ठीक है। आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये शोल्डर बोन ही बना के देता है। अगर ये ना हो तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, मतलब अब मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये वाला मेरा शोल्डर तो बहुत बड़ा है ठीक है जी। चलो आगे है पेल्विक बोन। पेल्विक बोन आपका ये जो लक वाला पार्ट होता है, इधर लक जो होता है ना, लक, तो ये जो लक वाला पार्ट होता है जिसपे आप बैठ जाते हो, ऐसे चेयर पे ऊपर बैठते हो, तो वो जो बोन्स होती हैं वो पेल्विक बोन्स होती हैं, ठीक है। पेल्विक बोन की हेल्प से आप कुर्सी, चेयर पे या जमीन पे आप चौकड़ी मार के बैठ जाते हो इस तरीके से, तो वो पेल्विक बोन के कारण होता है। स्कल मैंने आपको बताई है, स्कल के अंदर काफी सारी जो फिक्स्ड बोन्स होती हैं। आगे फिर लिखा हुआ कार्टिलेज जो कानों में होता है। देखो कान होते हैं आपके, कान में अब देखो कैसे फोल्ड कर लो, अब इस तरीके से फोल्ड करो, अब इस तरीके से फोल्ड कर लो, इनको इस तरीके से कर लो। अब इनके अंदर हड्डियां नहीं होती। अब ये बने किस चीज के है, ये कार्टिलेजेस के बने हैं। अब बोन्स की तरह एक स्मूथ पार्टिकल होता है, बोन्स की तरह हार्ड पार्टिकल नहीं होता, एक स्मूथ सब्सटेंस होता है। उस स्मूथ सब्सटेंस अब कानों के अंदर होता है, नाक के अंदर भी होता है, ये आगे वाले पार्ट में, ठीक है। नाक में भी होता है स्मूथ ये सब्सटेंस होता है, जो कि आपके कानों को ऐसे मूव करवा सकता है, जैसे आप अभी कर रहे हो ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये टूटता नहीं है, इसके अंदर कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात बताऊं, जैसे मेरे पास अभी है नहीं, जैसे ये वाला देखो, ये वाला पड़ा है मेरे पास, मान लो वैसे आपको बता रहा हूं, जैसे मेरे पास ये बुक है, तो इस बुक के ऊपर ये कवर है, ये देखो कवर है इस तरीके से। अगर ये हार्ड हो तो ये मूव नहीं करेगा। मान लो ये कांच होता है, जो हमारा ग्लास होता है, ठीक है, वो ऐसे नहीं करता, वो पूरा ठोस होता है, हार्ड होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं, ये जो पन्ना है, ये पन्ना है, देखो कैसे भी आप मूव करो लेकिन ये टूटेगा तो नहीं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेंथ बना के रखेगा। उसी तरीके से कानों में भी ऐसे तरीके से होता है और इनको हम कार्टिलेजेस बोलते हैं। फिर आगे मसल्स की बात करें तो मसल्स हमारे जैसे इन आर्म्स में होते हैं मसल्स हमारे पूरी बॉडी में मसल्स होते हैं। अगर मसल्स को हम खींच ले इस तरीके से, अगर मसल हमारे क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर सिकुड़ जाए हमारे मसल, आर्म के मान लो इधर वाले मसल अगर सिकुड़ जाए, सिकुड़ना मतलब सुगड़ना,
ठीक है, सुगड़ जाए। तो अगर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी आर्म आगे आएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पास पास आ रहे हैं। अगर ये रिलैक्स हो जाएंगे, अगर ये मसल्स दूर हो जाएंगे, ऐसे दूर होते जाएंगे, देखो दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते हैं, तो हमारी जो आर्म है वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाती है। तो ये जो होता है मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पास पास आएंगे, ठीक है, सिकुड़ेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट आएगी। अगर ये सिकुड़ेंगे नहीं, अगर पास पास में नहीं आएंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी के अंदर। तो फिर आगे अर्थबोम के बारे में दिखाया गया है। अर्थबोम जो होता है वो कैसे मूव करता है, उसके अंदर तो हड्डियां होती नहीं। अब वो एक हार्ड मसल से बना होता है, जो अर्थबोम गंडोआ होता है वो हार्ड मसल से बना होता है। जब वो मूव करता है तो मूव कैसे करता है, देखो, और पूरी बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट होते हैं उसके, देखो पूरी बॉडी के अंदर ये पार्ट होता है उसका, मैं आपको बना के दिखाता हूँ इधर। अब वो बोर्ड के ऊपर इजी हो जाता है समझाना कोई भी चीज है। मान लीजिए ये अर्थबोम है, ठीक है, ये उसका हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट, ये उसका टेल वाला पार्ट है। तो मैंने ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूं। जब इसने मूव करना है, मान लो आगे जाना है, उसने आगे जाना है, तो कैसे जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये वाले पार्ट को, हेड वाले पार्ट को उसी जगह पे ऐसे जमा करके रख लेगा, पूरा फिक्स कर लेगा जमीन के ऊपर। जब ये फिक्स कर लेता है इस तरीके से, तो पिछले वाले पार्ट को ये रिलैक्स कर देता है। अब पिछले वाले पार्ट को ये खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। अगले देखो हेड वाले पार्ट को ये जमीन के ऊपर ऐसे फिक्स कर लेगा, पिछले वाला पार्ट तो अब रिलैक्स है, वो तो नहीं होगा, ये वाला पार्ट तो अब रिलैक्स है, तो ये पार्ट धीरे धीरे उसके नजदीक आएगा हेड वाले पार्ट पे। जब वो ये वाला पार्ट नजदीक आ जाता है, जब जैसे ये नजदीक आ गया, मान लीजिए फिक्स होकर के ये हेड वाला पार्ट फिक्स है, लेकिन ये वाला पार्ट नजदीक आ जाता है इस तरीके से, ये नजदीक आ रहा है, ठीक है, ये तो फिक्स था। अब जब ये फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स होने से ये वाला जो टेल वाला पार्ट है आगे आ गया, फिर ये वाला जो पिछले वाला पार्ट है ये फिक्स हो जाता है, जमीन के ऊपर ऐसे ही चिपक जाता है, फिर आगे वाला पार्ट रिलैक्स हो जाता है, फिर आगे वाला पार्ट आगे को मूव करता है, आगे को मूव करेगा। देखो ये वाला पार्ट तो फिक्स है अब, तो ये वाला आगे वाला पार्ट ऐसे मूव करेगा आगे को, ठीक है, हेड वाला पार्ट। तो ये टेल वाला जो पार्ट था वो तो फिक्स हो गया था जमीन के ऊपर, लेकिन हेड वाला पार्ट आगे को रिलैक्स होकर के मूव कर गया। फिर उसी तरीके से दोबारा से फिर हेड वाला पार्ट फिक्स हो जाएगा, फिर पिछले वाला पार्ट नजदीक जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट होती रहती है, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होती है। फिर इस तरीके से तो आप अगर इस चीज को अज्यूम करो, खुद करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक स्नेल होता है, तो स्नेल कैसे मूव करता है, तो आपको बताऊं कि स्नेल के भी छोटे छोटे पांव, स्नेल के छोटे छोटे पांव होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, तो वो मस्कुलर पाँव होते हैं, वो आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब आपको अगर ज्यादा ध्यान लगाओ तो आपको फील होगा कि इसके जो मस्कुलर पैर होते हैं, पाँव होते हैं, मस्कुलर पाँव, ठीक है, मसल्स के बने होते हैं, इसके अंदर भी हड्डियां नहीं होती, तो फिर उसकी हेल्प से वो आगे मूव करता है। फिर आगे काकरोच आ गया, काकरोच बोलते हैं इनको, कई लोग कॉकरोच बोलते हैं, कई लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच बोल लो, काकरोच बोलो, जो भी आपका मन कर रहा है वो आप बोल सकते हो। अब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच आपने सभी ने देखा होगा, उसकी ऐसे अपेंडिसेस होती हैं, लेग्स होती हैं, ये वाली इस तरीके से बनाया होता है। तो ये वाली उनकी, ठीक है, कितना गंदा बनाया मैंने, ठीक है, ऐसे होता है कॉकरोच, ठीक है। तो जो इसकी लेग्स होती हैं ये वाली, तो लेग्स की हेल्प से ये आगे मूव करता है, ठीक है, क्लाइंब कर सकता है, दीवार के साथ ऐसे चिपक सकता है, ठीक है, मूव करता है, तो वो सारी एक्टिविटीज करता है। और इसके पंख भी होते हैं, पंख होते हैं उस तरीके से, इसके पंख होते हैं, ठीक है। तो ये उड़ सकता है, उड़ भी सकता है, ठीक है, उड़ भी सकता है, फ्लाई कर सकता है। तो आगे आ गया फिश। अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं। होलो का मतलब उनकी बोन्स के अंदर जो होती है एयर स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस के कारण उनकी बोन्स जो होती है वो हल्की हो जाती हैं। जो एयर में जाकर के जब वो उड़ते हैं तब एयर उनकी बोन्स को ऐसे पकड़ लेती है, वैसे उठाती है, उनका वजन मतलब एयर में ऐसे अब लटक जाता है। लटकने का मतलब अगर हम किसी ऊंचाई पे जाकर के छलांग लगा दें तो हमारी बोन्स में इतना ज्यादा वेट है कि हम नीचे आएंगे ग्रेविटी के कारण। तो जो इनकी बोन्स होती हैं वो ग्रेविटी इनके ऊपर असर नहीं कर पाती इतना। तो इनकी जो बॉडी होती है वो उनकी बॉडी जो बनाई होती है इस तरीके से। मान लो ये चोंच वाला पार्ट हो गया, ये वाला
इस तरीके से बनी होती है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये इनका चेस्ट बड़ा पार्ट होता है, तो ये चेस्ट बड़ा पार्ट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, मसल से बना होता है। मसल, ताकि इनकी जो एयर होती है जब ये उड़ते हैं तब इनका जो एयर का जो प्रेशर होता है इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर हावी ना हो जाए। तो इसीलिए ये वाला मस्कुलर पार्ट होता है, बड़ा हैवी पार्ट होता है। जो इनकी विंग्स होती हैं, जो इनके फेदर्स होते हैं, जो आगे वाले फोर लिम्स होते हैं, ये उड़ने के हेल्प में यूज करते हैं, ठीक है। और जो दो आपकी लेग्स रह जाती है इनकी वर्ड्स की, वो पर्चिंग पकड़ने के लिए, बैठने के लिए या फिर मूव करने के लिए यूज करते हैं। बस ऐसा ही था। अब इनके अंदर, अब अगर फिश की बात करें तो फिश अगर आपने देखी होगी तो फिश के अंदर भी बोन्स होती हैं काफी सारी। लेकिन फिश का एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब इस तरीके से, ठीक है। दोनों एंड टेपरिंग होते हैं, दोनों एंड नैरो होंगे, आगे से भी नैरो, पीछे से भी नैरो, जो विचकार वाला पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। अब फिश का ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, ताकि अगर इनकी बॉडी इस तरह से आगे फ्लैट होगी तो पानी का प्रेशर बहुत लगेगा, जिसके कारण ये आगे मूव नहीं कर पाएंगे। अगर इनकी बॉडी इस तरीके से टेपरिंग होगी तो आपने कभी देखा होगा तो जो स्विमर होते हैं, स्विमर इस तरीके से हाथ करके डुबकी लगाते हैं, ठीक है। स्विमर जो होते हैं पानी के अंदर वो इस तरीके से हाथ नहीं करते, क्योंकि अगर इस तरीके से हाथ करेंगे तो फिर वो प्रेशर जो होता है पानी का उनको इंजर कर सकता है, उनको, उनकी बोन्स को तोड़ सकता है। जब वो इस तरीके से स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं अपनी बॉडी को, तब वो पानी के जो उसकी सरफेस होती है, पानी की सरफेस को ऐसे तोड़ करके इंटर कर जाते हैं। तो इनकी जो फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, आगे से भी और पीछे से भी नैरो होती है, ताकि जो पानी का प्रेशर इनके ऊपर हावी ना हो। और इनकी बॉडी पानी के बीचों बीच ऐसे होल्ड करके रख लेते हैं, ये गिरती नहीं है फिश। अगर मैं बात करूं, जब ये तैर रही होती हैं तो पानी के बीचों बीच ऐसे होल्ड हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये अपनी बॉडी को वहीं पे ऐसे स्टॉप करके कैसे रख लेती है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर्स होते हैं, हवा वाले गुब्बारे होते हैं, जो इनकी बॉडी को ऐसे पानी के अंदर ऐसे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो यही था इसके अंदर, और कोई बात नहीं है। अगर मैं स्नेक की बात करूं, स्नेक कैसे मूव कर सकता है, स्नेक का भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ऐसी लूप्स होती है स्नेक में, ऐसी लूप्स, एक लूप, 2, 3, 4, 5 ऐसे लूप होती है स्नेक के अंदर। तो हर एक लूप एक दूसरे को प्रेशर लगाती है इस तरीके से। मान लो एक लूप इस तरीके से है, तो एक लूप ने, दूसरी लूप ने आगे वाली लूप को ऐसे प्रेशर दिया, तो आगे वाली लूप ने आगे वाली लूप को प्रेशर दिया। मान लो इस वाली लूप ने एक इकट्ठी हो गई, ऐसे देखो, ऐसे जैसे स्प्रिंग होते हैं, मान लो ये लूप है, इस तरीके लूप है, तो जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत बहुत तेजी से प्रेशर लगाते हैं, जिसके कारण जो स्नेक की बॉडी है वो आगे को मूव करती है। बस यही एक था कि इनकी जो लूप्स होती हैं वो प्रेशर लगाती हैं अगली वाली लूप को, फिर अगली वाली लूप प्रेशर लगाएगी अगली वाली लूप को, जिसके कारण ये आगे मूव करते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर ऐसे इस तरीके से दबा दो आप, तो फिर छोड़ दो हल्का सा, तो वो कितनी दूर तक मूव करे, कितनी दूर तक चला जाता है। उसी तरीके उनकी भी लूप्स होती हैं स्प्रिंग की, ठीक है। स्प्रिंग की लूप से एक दूसरे को प्रेशर लगाते हैं, जिसके कारण वो मूव करता है, ठीक है, कितनी दूर छलांग लगा के चला जाता है। तो स्नेक का भी इसी तरीके से फिनोमेना, पूरा मैकेनिज्म है मूव करने का। तो आगे जो है, आगे बस आपका यहीं पे आपका जो टॉपिक है, ये चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है, पूरे का पूरा चैप्टर इतना ही था। अब इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आपकी ब्लैंक्स हैं, कुछ आपके जो आपकी ट्रू फॉल्स हैं वो आप कर लो। अगर आपको क्लियर हो गया ये पूरी रिवीजन करके, आपको लगता है कि अच्छा लगा, तो आप कमेंट छोड़ देना कि हमें सर समझ में आ गया। तो आप फिर खुद पढ़ के देखो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। कुछ कीवर्ड्स हैं, बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ब्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अब इस चैप्टर के अंदर और कुछ रहा नहीं रिवाइज करने के लिए, तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको जितना था उतना रिवाइज करवा दिया है। अब आप खुद से रिवाइज करके देखो, खुद से पढ़ के देखो, आपको चैप्टर आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बता देना, तो मैं आपको दोबारा से फिर करवा दूंगा। कोई जो चीजें आती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कीवर्ड जरूर पढ़ लेना, कीवर्ड में जितने भी कीवर्ड्स हैं अगर आपको ये क्लियर होते हैं, आंसर खुद बना सकते हो, गारंटी है मेरी। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका था, स्टाइल था। तो आप अगर ठीक लगा तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन लेकर के।